वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है एजीपैंका लिमिटेड। क्वेश्चन ये है कि ऑन 1 जनवरी ईयर 1 एजीपैंका लिमिटेड हैज़ द फॉलोइंग कैपिटल इन रिजर्व, जिसमें हमें शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम और रिटेन अर्निंग की फिगर दी हुई है और फिर टोटल दिया हुआ है। ड्यूरिंग ईयर 1 द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स टुक प्लेस। तो 1 जनवरी को 100,000 रुपीज़ के 8% ₹1 यानी उनकी जो फेस वैल्यू है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं एट अ प्रीमियम ऑफ 60%। इशू कॉस्ट 2237 की है। रिडेम्पशन जो है वो 100% प्रीमियम पर होगी और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 9.5% है। तो 31 मार्च को फिर इशू किए हैं 300,000 ऑर्डिनरी शेयर्स एट अ प्राइस ऑफ 1.30 पर शेयर। अब शेयर की जो पार वैल्यू है वो 1 है, तो जो एक्स्ट्रा 0.30 है वो प्रीमियम हो जाएगा। इशू कॉस्ट नेट ऑफ टैक्स बेनिफिट जो हैं वो 20,000 की हैं। फिर 30 जून को 1 for 4 बोनस इशू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स किया है, तो ये 1 for 4 हम निकाल कर इससे बोनस शेयर रिटेन अर्निंग से ट्रांसफ़र हो जाएगा शेयर कैपिटल में। डिविडेंड्स जो हैं वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स पे हैं और वो चार्ज हो गए हैं रिटेन अर्निंग में। अच्छा, प्रॉफिट भी दिया हुआ है और डिविडेंड जो हैं वो रिटेन अर्निंग को चार्ज हो गए हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के। तो ये गलत चार्ज हो गया। जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो बाय नेचर लाइबिलिटी हैं और लाइबिलिटीज़ की जो डिफ़ॉल्ट ट्रीटमेंट है वो एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट है, तो अकॉर्डिंगली हमें इसको ट्रीट करना चाहिए। दूसरी बात ये कि हमारे पास शेयर प्रीमियम भी अवेलेबल है, तो जब बोनस इशू होगा तो हम कोशिश करेंगे, क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ कि रिटेन अर्निंग से करना है या शेयर प्रीमियम से करना है, तो इन जनरल कंपनी के लिए बेनिफिशियल ये होता है कि वो अपने शेयर प्रीमियम को पहले यूटिलाइज़ करे, तो हम मैक्सिमम शेयर प्रीमियम यूटिलाइज़ करने की कोशिश करेंगे। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर फिर दोबारा भी बताए हुए हैं 508,500 बिफोर अकाउंटिंग फॉर द अबव डिविडेंड्स ऑन द रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैव बीन चार्ज टू रिटर्निंग। तो ये एक इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारी कह लें कि रिपीट भी हुई है। रिक्वायरमेंट ये है कि सेट आउट कैपिटल एंड रिजर्व्स। रिजर्व में शेयर प्रीमियम रिटेन अर्निंग आ गई एंड लाइबिलिटीज़। तो असल में जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं ये अंडर द लॉ जो इनकी लीगल फॉर्म है वो तो शेयर्स या इक्विटी की है, लेकिन अकाउंटिंग के मुताबिक जो इनका इकोनॉमिक सब्सटेंस है वो लाइबिलिटी का है। तो इनको हम लाइबिलिटी या अमोर्टाइज कॉस्ट के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे। तो 1 बाय 1 तमाम चीज़ों की वर्किंग करते हैं और फिर उनको अपने आंसर में रिफ्लेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम 1 जनवरी को जो ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं उसकी बेस पर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को देख लेते हैं। तो हम अपनी लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे। तो ऑन पार वैल्यू अगर हम देखें तो दैट इज़ 100,000। उसके बाद जो प्रीमियम है वो 60% है, यानी जो जब हमने इशू किया है तो वो 100,000 का नहीं, हमने 60% ऊपर इशू किया है, तो दैट वुड बी 60,000 जो है हम इसमें ऐड कर देंगे 60%। तो हमने जो इशू किए हैं उसमें हमें जो पैसे मिले वो 160,000 मिले ग्रॉस। ट्रांजैक्शन कॉस्ट या इशू कॉस्ट जो हैं वो 2237 की हैं, ये हमें पे करनी पड़ी 2237 की। तो हमारे पास जो नेट पैसे आए वो आए 157763। तो इनिशियली जो हमारी लाइबिलिटी मैयर होगी वो इस वैल्यू पर होगी, लेकिन हमें इनिशियली नहीं बनाना, हमें 31 दिसंबर का डाटा बनाना है। तो 31 दिसंबर डाटा का मतलब है कि हमें इस पर इफेक्टिव इंटरेस्ट लेना होगा। तो यही जो अमाउंट है 157763, इस पर हमारा जो इफेक्टिव रेट है 9.5% वो हम अप्लाई करेंगे। तो इंटरेस्ट आ जाएगा, जितने से इंटरेस्ट हमारा ड्यू बनेगा उतने से हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। फिर हमने जो अमाउंट पे की होगी, क्योंकि ये 8% प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो इसका मतलब है कि इस पर 8% के हिसाब से जो है हमने इंटरेस्ट पे करना है। पार वैल्यू पर 8% ऑफ 100,000, तो वो 8,000 बनता है। जितने से पेमेंट कर दी उतने से हमारी लाइबिलिटी कम हो गई, तो ईयर एंड पर हमारी लाइबिलिटी 164,750 की शो हो रही होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को आपने एज पर सब्सटेंस शेयर्स या इक्विटी ट्रीट नहीं करना, इनको आपने लाइबिलिटी ट्रीट करना है। तो जब ये हमने पहली कैलकुलेशन कर ली तो अब नेक्स्ट कैलकुलेशन में हम ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल को भी देख लेते हैं। और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल में हमारे पास सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस है, उसके बाद हमने 300,000 शेयर्स और इशू किए हैं। इशू तो 1.30 पे किए हैं, लेकिन शेयर कैपिटल के अंदर तो सिर्फ पार वैल्यू आएगी, तो सिर्फ ₹1 को लेंगे। जो 0.30 है वो हम नेक्स्ट शेयर प्रीमियम में ले लेंगे। इसके बाद जो हमारे पास नंबर ऑफ़ शेयर्स बन जाते हैं
वो बन जाते हैं 1.3 मिलियन। फिर बोनस इशू हुआ है 1/4 का, तो बोनस इशू जब 1/4 का होगा तो 1.3 मिलियन का 1/4 शेयर्स हमारे बनते हैं 325,000 शेयर्स, और इस तरह से हमारे पास शेयर कैपिटल की वैल्यू आ जाएगी 1625,000। तो हमारी दो कैलकुलेशंस कंप्लीट हो गई, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की और शेयर कैपिटल की। अब हमारे पास स्टिल जो है सिर्फ शेयर प्रीमियम और रिटेन अर्निंग रहता है, तो उसको कैलकुलेट करते हैं। तो शेयर प्रीमियम की बात करते हैं। तो शेयर प्रीमियम हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंस है दैट इज 200,000। देन शेयर इशू हुए हैं, तो शेयर इशू हुए हैं 300,000 और उन पे 0.30 पर शेयर के हिसाब से हमारा जो प्रीमियम है वो है, तो शेयर प्रीमियम इतने से बढ़ जाएगा 0.3 ऑन 300,000 शेयर 90,000। इशू कॉस्ट जो हैं वो 20,000 की हैं। इशू कॉस्ट वैसे तो रिटेन अर्निंग को भी चार्ज हो सकती हैं, लेकिन जब शेयर प्रीमियम अवेलेबल होता है तो हमारी उसको यूटिलाइज करने की पूरी कोशिश होती है, तो हम शेयर प्रीमियम को जो है चार्ज कर देंगे। तो शेयर प्रीमियम डेबिट और ये कॉस्ट की जो पेमेंट हुई होगी कैश क्रेडिट, तो इशू कॉस्ट शेयर प्रीमियम में से लेस हो जाएंगी, जिससे हमारे पास शेयर प्रीमियम का बैलेंस आ जाएगा 270,000। अब हमने क्योंकि बोनस इशू जो किया था अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था 1/4 का शेयर कैपिटल के अंदर, वो बनता है 325,000। तो पूरे 325,000 तो शेयर प्रीमियम से नहीं इशू हो सकते, जितने हो सकते हैं उतना यूटिलाइज कर लेते हैं। तो 270,000 जो है वो बोनस शेयर में हमारा चला जाएगा, और इस तरह से हमारे पास शेयर प्रीमियम का बैलेंस ज़ीरो हो जाएगा। फिर अब हम रिटेन अर्निंग का टी अकाउंट बना लेते हैं। तो रिटेन अर्निंग का बल्कि वर्किंग बना लेते हैं। तो रिटेन अर्निंग की वर्किंग जब बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले जो हमें बैलेंस गिवन है वो ले लेते हैं 5670,300। फिर इन्होंने ये बताया हुआ है कि जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स पे था डिविडेंड, वो रिटेन अर्निंग को चार्ज हो गया। तो वो रिटेन अर्निंग को चार्ज नहीं होना चाहिए, वो तो हमारी लाइबिलिटी की पेमेंट के तौर पे रिकॉर्ड होता है। रिटेन अर्निंग के अंदर वो रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, लाइबिलिटी की पेमेंट के तौर पे और फाइनेंस कॉस्ट के तौर पे प्रॉफिट और लॉस में। तो हम इसको जो अमाउंट पे की है उसको रिटेन अर्निंग में से ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि इसे एज अ डिविडेंड रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। तो ऐड बैक करके 8,000 जो है वो इसमें ऐड हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट इशू है वो हमारे पास प्रॉफिट का है। तो प्रॉफिट की वैल्यू हमें बताई हुई है 508,500। इसमें से हमें फाइनेंस कॉस्ट लेस करनी होंगी जो कि हमने कैलकुलेट की थी वर्किंग वन के अंदर, कि हमारा जो इनिशियल लाइबिलिटी रिकॉर्ड हुई थी दैट वाज 157763 और हमारा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट था 9.5%। तो प्रॉफिट में से वो हम इफेक्टिव इंटरेस्ट की फाइनेंस कॉस्ट एज एन एक्सपेंस बना के लेस करेंगे, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा करेक्टेड 493,513। अब जो बोनस शेयर्स हैं क्योंकि वो 325,000 में से सिर्फ 270,000 शेयर प्रीमियम से अवेलेबल थे, तो बाकी रिटेन अर्निंग से अवेलेबल होंगे। तो 325 में से 270,000 निकाल देते हैं तो बाकी 55,000 रिटेन अर्निंग में से ट्रांसफ़र होगा। और अब रिटेन अर्निंग को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ओपनिंग बैलेंस ऐड बैक किया जो डिविडेंड चार्ज कर दिया था, प्रॉफिट करेक्टेड वाला ऐड करेंगे और 55,000 बोनस शेयर को ट्रांसफ़र हो गए, तो हमारे पास रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। अगर आप ये अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि बोनस शेयर की टोटल एंट्री क्या रिकॉर्ड की है, तो वो जर्नल एंट्री भी हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। शेयर कैपिटल 325,000 से हमने बढ़ाया बोनस इशू की वजह से। शेयर प्रीमियम 270,000 से डेबिट हुआ क्योंकि उसका मैक्सिमम बैलेंस ये था। और बाकी 55,000 रिटेन अर्निंग में डेबिट हुए। तो जब हम ये वर्किंग्स कर चुके हैं तो हमारा आंसर तकरीबन कंप्लीट है। इसको एक फाइनल शेप दे लेते हैं। तो आंसर में हमने कैपिटल, रिजर्व और लाइबिलिटीज़ को मेंशन करना है। वर्किंग्स जो हमने ऑलरेडी बनाई हैं उन्हीं को सामने रखेंगे, वर्किंग 1, वर्किंग 2, वर्किंग 3 एंड वर्किंग 4। तो वर्किंग 1 से हमारे पास जो है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की लाइबिलिटी आ जाएगी, 2 से शेयर कैपिटल, 3 में शेयर प्रीमियम और 4 से रिटेन अर्निंग। इन अमाउंट्स को हम लिस्ट कर देते हैं। सो सिंपली
दिस इज़ आवर सोल्यूशन और उसकी वर्किंग्स। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे 1 to 10। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि फॉर अ डेट इन्वेस्टमेंट टू बी हेल्ड अंडर अमोर्टाइज कॉस्ट इट मस्ट पास 2 टेस्ट। वन ऑफ दीज इज द कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट। व्हाट इज द अदर टेस्ट विच मस्ट बी पास? तो जो दूसरा टेस्ट है उसका नाम है बिजनेस मॉडल टेस्ट। तो हमारा आंसर होगा सी। सेकेंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफॉल्ट क्लासिफिकेशन फॉर एन इक्विटी इन्वेस्टमेंट। डिफॉल्ट क्लासिफिकेशन से मुराद होती है कि वो क्लासिफिकेशन कि अगर दूसरी कंडीशंस मीट ना हो रही हो तो हमने बेस के तौर पे यानी एक डिफ़ॉल्ट एक ऑटोमेटिक क्लासिफिकेशन जो एक चीज़ की रखनी है वो क्या रखेंगे। अब इक्विटी इन्वेस्टमेंट में अमोर्टाइज कॉस्ट हो नहीं सकती और थ्रू ओसीआई सिर्फ तब होती है जब हम इर्रिवोकेबली चॉइस यूज़ करते हैं और वो नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग हो। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ए, जो कि डिफ़ॉल्ट रेजिडुअल कैटेगरी है फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि डायमंड लिमिटेड परचेज्ड 10,000 शेयर्स on 1st September 2014, making the election to use alternative treatment। शेयर्स हैं, इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, अमोर्टाइज कॉस्ट नहीं हो सकती। इलेक्शन टू यूज अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है, मतलब प्रॉफिट और लॉस पे नहीं करना चाह रहे तो थ्रू ओसीआई करेंगे। शेयर्स की कॉस्ट जो है दैट वाज ₹35 ईच। ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो 5,000 की हैं, क्योंकि थ्रू ओसीआई है तो ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनिशियल मेजरमेंट में ऐड होंगी। एट 31 दिसंबर 2014 शेयर्स आर ट्रेडिंग एट 45 ईच, तो ये फेयर वैल्यू मालूम कर लेंगे। व्हाट इज द गेन टू बी रिकग्नाइज्ड ऑन दीज शेयर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014। तो हमें इसकी पहले तो क्लासिफिकेशन फोकस करनी है कि वो है फेयर वैल्यू थ्रू अदर कंप्रिहेंसिव इनकम। इनिशियल मेजरमेंट में हम जो लेंगे वो फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट लेंगे, क्योंकि थ्रू ओसीआई में ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऐड होती हैं। 10,000 शेयर इंटू ₹35, 350,000 आता है। 5,000 की ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऐड करते हैं, 355,000। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट फेयर वैल्यू पर होगी और तब रेट 45 का हो चुका है तो 450,000 बनते हैं। तो इनिशियल मेजरमेंट और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का जो डिफरेंस है वो हमारा गेन है, जो हमें अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड करना होगा। तो ऑप्शन सी 95,000 इज करेक्ट। क्वेश्चन 4 हमारे पास है कि कॉपर लिमिटेड हैज परचेज्ड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 15,000 शेयर्स on 1st August 2016 at a cost of ₹65 each. Copper Limited intends to sell these shares in the short term, यानी ट्रेडिंग के लिए रख रहे हैं। शेयर्स हैं, अमोर्टाइज कॉस्ट तो हो नहीं सकता, शॉर्ट टर्म के लिए रखे हैं तो ट्रेडिंग के लिए हैं, तो सिर्फ एक ही आपके पास बचता है कि फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस। तो लिखा हुआ भी है कि आर होल्डिंग देम फॉर ट्रेडिंग पर्पजेज। ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑन द परचेज अमाउंटेड टू 15,000। तो 15,000 की ये जो कॉस्ट हैं इन्हें हम एक्सपेंस बना देंगे, ये एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होंगी। At the year end 30th September, these shares are now worth 77.5. What is the gain on investment during the year ended 30th September 2016 and where in the financial statement will it be recognized? तो यहाँ पर हमारे पास जो रेलिवेंट क्लासिफिकेशन है वो है फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस। इनिशियल मेजरमेंट फेयर वैल्यू पे होगी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को हम एक्सपेंस बनाएंगे तो 65 के हिसाब से 975,000 और बाद में इन शेयर्स की सब्सिक्वेंट मेजरमेंट भी फेयर वैल्यू पर होगी, तब फेयर वैल्यू 77.5 पर शेयर हो चुकी है। तो हमारे पास टोटल वैल्यू 1162,500 बनती है। तो जो डिफरेंस है वो हमारा गेन आएगा और वो गेन प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड होगा, क्योंकि ये फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फॉर विच कैटेगरी ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इनिशियल वैल्यू? तो वो कैटेगरी है फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस। तो ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। तो उसको एक्सपेंस हम बना देते हैं प्रॉफिट और लॉस में और इनिशियल वैल्यू में इंक्लूड नहीं करते। क्वेश्चन 6 है हमारे पास कि इफ अ कंपनी हैड इनकर्ड ट्रांजैक्शन कॉस्ट इन इशूइंग डिबेंचर्स, हाउ शुड दीज हैव बीन अकाउंटेड फॉर? तो जो डिबेंचर्स का इशू है वो बाय डिफ़ॉल्ट अमोर्टाइज कॉस्ट पे क्लासीफाई हो रहा होता है और उसमें हमें नेट प्रोसीड्स पर रिकॉर्ड करना होता है, यानी ट्रांजैक्शन कॉस्ट को डिडक्ट करके। तो हमारा ऑप्शन बी ठीक होगा कि ये डिडक्ट होनी चाहिए फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ द
डिबेंचर्स, तो फेयर वैल्यू माइनस ट्रांजेक्शन कॉस्ट पर रिकॉर्ड हो रहा होगा हमारा डिबेंचर का इशू। क्वेश्चन 7 है कि सोडियम लिमिटेड परचेज द डेट इंस्ट्रूमेंट विच विल मेच्योर इन 5 ईयर्स टाइम, तो इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट है, 5 ईयर्स के बाद मेच्योर होगा। एसएल इंटेंड्स टू होल्ड द डेट इंस्ट्रूमेंट टू मेच्योरिटी टू कलेक्ट इंटरेस्ट पेमेंट, तो बिजनेस मॉडल भी अमोर्टाइज कॉस्ट वाला मीट हो रहा है और इंटरेस्ट पेमेंट ही कलेक्ट करना चाहते हैं, तो कैश फ्लो मॉडल भी मीट हो रहा है। हाउ शुड दिस डेट इंस्ट्रूमेंट बी मेजर्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एसएल, तो अमोर्टाइज कॉस्ट का क्राइटेरिया मीट हो रहा है तो उसी पर इन्हें क्लासीफाई करना चाहिए, ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है अ 5% डिबेंचर वाज इशूड, यानी हमारी लाइबिलिटी है, एट अ टोटल फेस वैल्यू ऑफ ₹20 million। डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ द इशूवर 500,000, डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ इशू से मुराद है ट्रांजेक्शन कॉस्ट। द डिबेंचर्स विल बी रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 2013, तो 10 के बाद ये 13 में रिडीम हो रहे होंगे, तो दैट वुड बी 11, 12, 13 3 ईयर्स एट अ सब्सटेंशियल प्रीमियम। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो है वो 10% पर एनम है, तो कूपन रेट से डबल है क्योंकि प्रीमियम है। एट वट अमाउंट विल द डिबेंचर अपेयर इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 31 मार्च 2012, यानी 2 साल के बाद ये किस वैल्यू पर शो हो रहे होंगे, तो हमें कैलकुलेशन करनी चाहिए। सो प्रोसीड्स जो हैं वो इनिशियली 20 मिलियन में से 0.5 मिलियन की हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट निकाल दें तो 19.5 मिलियन पर रिकॉर्ड होगा। फिर 10% का इफेक्टिव इंटरेस्ट हम ऐड करेंगे 1950, जो हमें कैश इसमें जो पेमेंट हो जाएगी हमारी, तो वो होगा 20 मिलियन का 5%, क्योंकि वो कूपन रेट पर होगा, तो दैट इज़ 1000, और 20 मिलियन की बेस पर पार वैल्यू पर अप्लाई करना है, तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 20.45 मिलियन। ये 2011 का बैलेंस है, हमें 2012 का बैलेंस चाहिए, तो 1 साल की और कैलकुलेशन करेंगे। 10% इफेक्टिव इंटरेस्ट, उसके बाद जो हमने इंटरेस्ट पे किया कूपन के हिसाब से सेम 1000, तो हमारे पास फिर वैल्यू आ जाएगी 21,495,000। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 9 है हाउ डज IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट टू बी मेजर्ड एंड अकाउंटेड फॉर इन द एब्सेंस ऑफ एनी इलेक्शन एट इनिशियल रिकग्निशन। तो अगर आप जो है इक्विटी इन्वेस्टमेंट है तो अमोर्टाइज कॉस्ट तो हो नहीं सकता, और अगर आप उसे स्पेसिफिकली थ्रू OCI इलेक्ट नहीं करते तो डिफॉल्ट जो पेमेंट है वो थ्रू प्रॉफिट और लॉस है, तो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट, दैट फेयर वैल्यू विच चेंजेस थ्रू प्रॉफिट और लॉस। 10th क्वेश्चन है हमारे पास कि ऑन 1 जनवरी 2011 ऑक्सीजन लिमिटेड परचेज द डेट इंस्ट्रूमेंट फॉर इट्स फेयर वैल्यू ऑफ ₹500,000। It had a principal amount of 550,000 and was due to mature in 5 years. The debt instrument carries fixed interest of 6% paid annually, ये कूपन रेट हो गया in arrears and has an effective interest rate of 8%, क्योंकि 500,000 डिस्काउंट पर आप ले रहे हैं जबकि उसकी प्रिंसिपल अमाउंट एक्चुअली ज़्यादा है, 550 है। At what amount will the debt instrument be shown in the statement of financial position of Oxygen Limited as at 31st December 2012? सो 2 ईयर्स की कैलकुलेशन है, तो हमारा जो इंटरेस्ट इनकम होगी और इंटरेस्ट रिसीव हो रहा होगा उसको हम फोकस करेंगे। तो हमारी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है फेयर वैल्यू पर, क्योंकि कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो नहीं है, तो वो 500,000 पर। फिर हम इंटरेस्ट 8% इफेक्टिव पर जो रिकॉर्ड करेंगे इनकम के तौर पे 40,000, जो हमें कैश रिसीव होगा वो 550,000, जो प्रिंसिपल वैल्यू है उसका 6% के हिसाब से रिसीव होगा, उतने से हमारी इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो जाएगी और नेट शो होगी 507,000 पर। क्योंकि 2 साल का प्रोसेस करना है तो सेम प्रोसेस 8% इंटरेस्ट लेंगे आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर, और फिर पार वैल्यू पे सेम इंटरेस्ट रिसीव, यानी यहाँ पर दोबारा कैलकुलेशन की हमें ज़रूरत नहीं, ये सेम अमाउंट ही यूज़ होनी है जो कैश में रिसीव हो रही है। तो हमारे पास नेट वैल्यू 31 दिसंबर 2012 की आ जाती है 514,560, एंड दिस इज़ आवर आंसर, ऑप्शन ए। वेलकम टू ABC कैंपस। आज हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर 11 to 20 कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट क्लासिफाइड एज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अंडर IAS 32। तो शेयर ऑप्शंस जो हैं ये तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट की होगी तो फाइनेंशियल एसेट होगा। ट्रेड रिसीवेबल्स जो हैं ये भी फाइनेंशियल एसेट हैं। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स अगर इशू किए हुए हैं तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, और अगर इनमें इन्वेस्टमेंट की हुई है रिडीमेबल वुड बी रादर लाइबिलिटी, और अगर इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है तो ये आपका फाइनेंशियल एसेट है। इंटेंजिबल एसेट्स जो हैं
वो किसी फाइनेंशियल एसेट या लाइबिलिटी की डेफिनेशन में फॉल नहीं करते, तो ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट कि ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। और इंटेंजिबल एसेट पर इसलिए आईस 38 ही अप्लाई होता है। 12th क्वेश्चन है कि इन ऑर्डर टू होल्ड अ डेट इंस्ट्रूमेंट एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट विच टू ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट मस्ट बी अप्लाइड। तो उस पर दो टेस्ट हम अप्लाई करते हैं, बिजनेस मॉडल टेस्ट और कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट। तो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी आर करेक्ट। क्वेश्चन 13 है कि निकल लिमिटेड इज अनसर्टन ऑफ हाउ टू ट्रीट प्रोफेशनल फीस। प्रोफेशनल फीस से मुराद है ट्रांजेक्शन कॉस्ट। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट शुड प्रोफेशनल फीस नॉट बी कैपिटलाइज्ड एज पार्ट ऑफ द इनिशियल वैल्यू ऑफ एसेट। तो फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस में हम जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट हैं उनको कैपिटलाइज नहीं करते, बल्कि उन्हें प्रॉफिट और लॉस में एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। वैसे पेटेंट के तौर पर तो आईस 38 में भी ऐड होता है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तौर पे भी ऐड हो जाता है, थ्रू ओसीआई के अंदर भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऐड होती हैं, लेकिन प्रॉफिट और लॉस इन्वेस्टमेंट में उनको एक्सपेंस ही ट्रीट किया जाता है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 14 है हमारे पास, आयरन लिमिटेड हैज 5% ₹30 million redeemable preference shares in issue which will be redeemed in 5 years time. How should the preference share capital and preference dividend be presented in the financial statement of Iron Limited? अब ये नाम के तो शेयर्स हैं लेकिन सब्सटेंस के हिसाब से लाइबिलिटी हैं, क्योंकि देयर इज कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को बेसिकली फाइनेंशियल लाइबिलिटी ट्रीट किया जाएगा और प्रेफरेंस डिविडेंड को प्रॉफिट और लॉस में एज इंटरेस्ट एक्सपेंस ट्रीट किया जाएगा। सो फॉर दैट रीजन जो अप्रोप्रिएट हमारे पास आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को लाइबिलिटी और प्रेफरेंस डिविडेंड को प्रॉफिट और लॉस में अकाउंट फॉर करने का कहा है। बाकी जो ऑप्शंस हैं उसमें सर्टन मिस्टेक्स हैं, क्योंकि बाकी ऑप्शंस में वन और बोथ आइटम को इक्विटी के हिसाब से ट्रीट किया हुआ है। 15th क्वेश्चन है कि मर्करी लिमिटेड परचेज ₹1 million शेयर्स इन जुपिटर लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी फॉर ₹40 million on 1st January 2017. By the year end 31st December 2017, the fair value of Jupiter Limited share had moved to ₹48. If Mercury Limited were to dispose of the shares, broker fees of 500,000 would be incurred. तो ये तो कॉस्ट टू सेल हैं, ये हम अपनी मेजरमेंट में कंसीडर नहीं करेंगे। 1 million शेयर्स हैं तो 40 के हिसाब से 40 million बन जाते हैं, तो इनिशियली 40 million पे रिकॉर्ड होगा और बाद में 48 के हिसाब से 1 million के वो करें तो 48 million बन जाते हैं। सो सिंपली 40 million से 48 million पर 8 million का हमारा जो गेन आएगा वो हम प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि डिफॉल्ट क्लासिफिकेशन ये है। सो जो ऑप्शन इस पर फोकस कर रहा है, यहाँ पर सर्टन ऑप्शंस हैं जिसमें हम मिस्टेक आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो द ओनली ऑप्शन दैट इज कंप्लीटली करेक्ट इज ऑप्शन बी के इन्वेस्टमेंट 48 million पर शो होगी अपनी करंट फेयर वैल्यू पर, और जो 40 से 48 million का 8 million का डिफरेंस है वो एज अ गेन प्रॉफिट और लॉस में रिकग्नाइज किया जाएगा। क्वेश्चन 16 है हमारे पास कि गोल्ड लिमिटेड ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31st March 2018 शोज फाइनेंशियल एसेट एट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस with a carrying amount of ₹12.5 million as at 1st April 2017, यानी ओपनिंग टाइम पर जो वैल्यू थी। These financial assets are held in a fund whose value changes directly in proportion to a specified market index. At 1st April 2017 the relevant index was, यानी जो पुराना इंडेक्स है वो 1200 है, एंड 31st March 2018 यानी जो अब टाइम है इस पर इंडेक्स 1296 पर आ गया है। तो हमें कैलकुलेट करना है गेन और लॉस। तो इंडेक्स नंबर्स को सिंपली हम अप्लाई करेंगे। तो पहले जो कैरिंग अमाउंट थी दैट वाज 12.5, अब जो अमाउंट होगी वो 12.5 इनटू करंट इंडेक्स डिवाइड बाय बेस इंडेक्स, करंट इंडेक्स बेस इंडेक्स। तो अब वैल्यू 13.5 मिलियन हो गई है, तो 1 मिलियन का हमारे पास गेन आ गया, यही हमारा आंसर होगा। 17th क्वेश्चन है कि ऑन 1st January 2018 सिल्वर लिमिटेड परचेज्ड 40,000 ₹10 listed equity shares at a price of ₹30 per share. An irrevocable election was made to recognize the shares at fair value through OCI. Transaction costs were 30,000. At the year end of 31st December 2018, the shares were trading at ₹60 per share. तो इनिशियली हम फेयर वैल्यू
प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे और बाद में फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, बाद में ट्रांजैक्शन कॉस्ट इसमें ऐड या लेस नहीं हो रही होंगी। तो व्हाट अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज शेयर्स विल बी शोन अंडर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट ईयर एंड। तो अब जो वैल्यू है वो फेयर वैल्यू पे लेनी है, तो इसमें से ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऐड नहीं करेंगे और सिंपली हम 60 पर शेयर के हिसाब से कैलकुलेशन कर लेंगे। तो 40,000 शेयर्स इंटू ₹60 पर शेयर, ₹2.4 मिलियन, एंड दैट इज आवर आंसर। क्वेश्चन 18 है हमारे पास, एन एंटिटी एक्वायर्ड 6% 1,000 टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट ₹1,000, 6% कूपन रेट है, फॉर ₹970, यानी डिस्काउंट पे लिए। इंटरेस्ट इज रिसीवेबल एनुअली इन एरियर्स, तो एंड पर मिलना है। TFC टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट इज रिडीमेबल एट द एंड ऑफ ईयर 3 एट अ प्रीमियम ऑफ 3%। द फाइनेंशियल एसेट इज मेजर्ड एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, क्लासिफिकेशन खुद दे दी। The effective interest rate of the financial instrument has been calculated at 8.1%. तो कूपन रेट 6% है और इफेक्टिव रेट 8.1% है। कैलकुलेट द क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फिगर एट द एंड ऑफ ईयर 2, वर्क टू द नियरेस्ट रूपी। सो 1 जनवरी ईयर 1 पे जब हमने इन्वेस्टमेंट की तो 970,000 की है, 970 का एक है और ये 1,000 हमारे पास है, यहाँ पे रुपीज़ नहीं होना चाहिए। उसके बाद इंटरेस्ट 8.1% के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे तो 78,570 इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। जो हमें इसमें रिसीव होंगे पैसे वो कूपन रेट पर होंगे, पार वैल्यू पे, तो 60,000। और 31 दिसंबर को जो हमारे पास वैल्यू आ जाती है दैट इज़ 988,570। एक साल का और प्रोसेस सेम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1,008,644। तो यहाँ पर हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो सर्टिफिकेट्स हैं वो 1,000 हैं और उसकी पार वैल्यू जो है वो ₹1,000 है। तो इस बेस पर हमारा आंसर बनेगा 1,008,644। क्वेश्चन 19 है कि वसीम लिमिटेड इशूड ₹10 मिलियन 5% डिबेंचर्स ऑन 1 जनवरी 2019 इनकरिंग इशू कॉस्ट ऑफ 400,000। यानी ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगी हैं, डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम गिविंग देम एन इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ऑफ 8%, जबकि कूपन रेट 5% है। व्हाट एक्सपेंस शुड बी रिकॉर्डेड इन रिलेशन टू द डिबेंचर्स। तो एक्सपेंस तो इफेक्टिव रेट पर कैलकुलेट होगा, तो इनिशियली हम रिकॉर्ड करेंगे नेट ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो 10 मिलियन में से 0.4 मिलियन निकाल के 9.6 मिलियन, और 9.6 मिलियन का 8% जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है तो 768,000 हमारा आंसर होगा। 20th क्वेश्चन है कि प्लैटिनम लिमिटेड इशूज ₹100 मिलियन 5% डिबेंचर्स इनकरिंग इशू कॉस्ट ऑफ ₹3 मिलियन, तो ये लेस हो जाएंगी अमोर्टाइज कॉस्ट में। डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम मीनिंग दैट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर एनम। व्हाट इज द फाइनेंस कॉस्ट टू बी शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। तो फर्स्ट ईयर की कॉस्ट नहीं, हमें सेकेंड ईयर की कॉस्ट चाहिए। तो सबसे पहले तो हम नेट ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट इसको रिकॉर्ड कर लेंगे, तो 100 मिलियन माइनस 3 मिलियन 97 मिलियन। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव जो हमारा इफेक्टिव इंटरेस्ट है 8% के हिसाब से 97 मिलियन का 7.76 मिलियन, और जो रिसीव होगा वो 100 मिलियन का 5% यानी 5 का रिसीव होगा। तो नेट वैल्यू हमारे पास फर्स्ट ईयर एंड के पर आ जाती है 99.76। सेकेंड ईयर का जो एक्सपेंस हमारा शो होगा फाइनेंस कॉस्ट में इफेक्टिव के हिसाब से 8% पे, दैट वुड बी 7.98 million. So that's all for today. Have a good day.